हेलो दोस्तों, देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको अल्कलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल यानी कि जो आपकी बेसिक सॉइल होती है, बेसिक मृदाएं होती है, उनके बारे में हमने आपको बताया था। और उसके बारे में हमने बताया था कि इन मृदाओं के बनने के क्या कारण होते हैं और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे रिक्लेमेशन ऑफ ऊसर सॉइल या सैलाइन सॉइल या अल्कली सॉइल। यानी कि रिक्लेमेशन का मतलब होता है हम उनका कैसे सुधार कर सकते हैं, बेसिक सॉइल का। या फिर यूं कह लें कि हमने उसमें दो सॉइल पढ़ी थी, एक थी आपकी अल्कली सॉइल और दूसरी थी सैलाइन सॉइल। तो इसमें हमने दो प्रकार की मृदाओं को पढ़ा था, जो आपकी अल्कली सैलाइन और अल्कली सॉइल और दूसरी सैलाइन अल्कली सॉइल। इनको तीन मुख्यतः भागों में विभाजित किया गया है। यदि आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1, तो उसे आप देख सकते हैं। और ऐसा करेंगे कि जो 7 सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी हम एक अलग से लिस्ट बना देंगे, प्ले लिस्ट बना देंगे, और उसमें 7 सेमेस्टर वाली प्ले लिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। अल्कली सॉइल, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इनको सुधारने के कुछ मुख्य बातें होती हैं। तो इनकी जो है कई विधियां होती हैं। सबसे पहले इनकी कई विधियां होती हैं, तो इनको अलग अलग विधि से, अलग अलग ढंग से इनको सुधारा जा सकता है। तो उसमें जो आपकी पहली विधि आती है वह क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका फिजिकल फिजिकल मेथड, या फिर हम इसे कहें मैकेनिकल मेथड। क्या कहें, फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड। ठीक है। तो जब फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड की यदि हम बात करें, तो उसमें जो आपका पहला आता है वह क्या होता है, जो आपकी पहला मेथड है वह है आपका ट्रेंचिंग मेथड। कौन सा, ट्रेंचिंग मेथड। ट्रेंचिंग मेथड, ट्रेंचिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका फील्ड है, ठीक है, ये आपका फील्ड है, और इस फील्ड में हम क्या करेंगे, ये आपका फील्ड है, इस पर जो आपके सॉल्युबल साल्ट, जो कि आपके सॉल्युबल साल्ट जमा होते हैं, तो इस फील्ड के जो आपका ये वाला पोर्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, खाई खोद देते हैं। ट्रेंचिंग माने होता है खाई खोदना, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम खाई खोद देते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि पूरी जो है इसको बहाकर, जो आपके सॉल्युबल साल्ट होते हैं, इसको हम बहाकर ले जाते हैं और वहीं पर उसको ट्रेंच में दबा देते हैं। ट्रेंच में इनको, ये ट्रेंचिंग में चले जाते हैं, यानी कि जो खाई बनी होती है उसमें ये चले जाते हैं। तो आपका ये इतना पोर्शन होता है, ये आपका सही हो जाता है, और इसमें हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर दूसरे पर आती है आपकी फ्लशिंग। फ्लशिंग बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रेंचिंग के समान ही है। फ्लशिंग का मतलब होता है धुलना। क्या करना, धुलना। धुलने का मतलब है हम यहां से पानी को देते हैं, पानी को हम बहाते हैं। तो पानी को बहाते हैं, जैसे ही हम पानी को बहाते हैं तो क्या होता है कि उस पानी के बहाव के साथ जो भी आपके सॉल्युबल साल्ट होते हैं वह भी बहकर इस स्थान पर आ जाते हैं। तो उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, ठीक है, वो यहां से चल करके यहां पर पहुंच जाते हैं। तो हमारा जो इतना एरिया होता है यह आपका सेफ बच जाता है, जिसमें हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर आता है आपका स्क्रैपिंग। क्या, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग भी कुछ इस प्रकार से है। स्क्रैपिंग को हम हिंदी में कहते हैं खुरचना। क्या कहते हैं, खुरचना। खुरचने का मतलब होता है कि किसी यंत्र के माध्यम से, या कोई फिजिकल, हाँ, तो फिजिकल यंत्र के माध्यम से, किसी इंप्लीमेंट के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसकी जो ऊपर की सतह होती है, जो भी आपके इस पर जमे हुए सॉल्युबल साल्ट होते हैं, उनका क्या करते हैं, उनको हम खुरच देते हैं, मतलब उनको हम स्क्रैप्ड कर देते हैं, उनकी हम स्क्रैपिंग करते हैं। तो जब हम स्क्रैपिंग करते हैं तो वह एक स्थान से, यहां से खुरच कर उनको हम यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन यहाँ पर कर देते हैं, उनको यहाँ पर हम कलेक्ट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, और ये वाला जो आपका पोर्शन होता है ये आपका पूरा सेफ बच जाता है, जहां पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर आती है आपकी हार्ड पेन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पेन। ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पेन। ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पेन, यानी कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यह एक बनने का कारण होता है, मृदा की क्षारीय मृदा के बनने का कारण होता है हार्ड पेन। हार्ड पेन का मतलब होता है मृदा की सतह में कठोर तह का पाया जाना। ठीक है, नीचे स्तरों में कठोर तह का पाया जाना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पेन। ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पेन का मतलब होता है जो आपकी कठोर सतह होती है उसको हम किसी यंत्र या इंप्लीमेंट के माध्यम से हम उसको
तोड़ देते हैं, और जब हम तोड़ देते हैं तो आपके जितने भी सॉल्युबल साल्ट होते हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, और जब लीच आउट हो जाते हैं नीचे चले जाते हैं तो हमारी मृदा कुछ हद तक सुधर जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है, अगला नंबर है वह है आपका, इसी में अलग से ले लिया गया है लीचिंग। क्या? लीचिंग। तो लीचिंग करते हैं कैसे? जब हम फ्लडिंग कर देते हैं, जैसे ये आपका क्षेत्र था तो इसमें हमने क्या किया, फ्लड कर दिया, बाढ़ आपदा जिसे हम बोलते हैं, हमने पूरा पानी भर दिया, और पूरे पानी को भरने के बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर जो भी आपके सॉल्युबल साल्ट थे वह पानी से क्रिया करके पानी जो है वह कहाँ चला जाता है, वह वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, और ये जो है सभी के सभी लीच आउट हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो ये होता है लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ड्रेनेज की व्यवस्था और हम कर देते हैं, यानी कि इसके लिए फ्लडिंग जो है वह ड्रेनेज में ही आ जाता है, या फिर हम यूं कह लें कि पानी को हम भर देते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि एक खेत से दूसरे खेत में पानी निकल जाए, और जब पानी निकल जाता है तो उसके साथ जो आपके सॉल्युबल साल्ट होते हैं वह हमारे उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा तो ये थे आपके 6 जो आपके मेथड हैं, ये है आपके कौन से, फिजिकल, या इसे हम कह सकते हैं मैकेनिकल मेथड। ठीक है, कौन कौन से, जिसमें आपका आता है ट्रेंचिंग, फ्लशिंग, स्क्रैपिंग, ब्रेकिंग, लीचिंग, और जो है आपका अगला ड्रेनेज आता है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका केमिकल मेथड। क्या है? केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या होता है, देखिए केमिकल मेथड में जो है आपके कुछ केमिकल होते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए, केमिकल मेथड जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ एल्कली सॉइल के लिए ही उपयोगी होता है, क्योंकि सैलाइन सॉइल में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। सैलाइन सॉइल में हम इसका प्रयोग, किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुल मिला के सीधी सीधी बात ये समझिए कि सैलाइन सॉइल यदि होती है, यानी कि यदि आपकी लवणीय मृदा होती है, तो उसमें हम किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग या किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम यदि हम केमिकल मेथड की बात करें तो अल्कली सॉइल में, किस क्षारीय मृदा में कौन से केमिकल का प्रयोग करते हैं, तो क्षारीय मृदा में हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं, यानी कि बाई जिप्सम लिख सकते हैं, बाई जिप्सम। उसके बाद आयरन पायराइड, FeS2, बाई आयरन पायराइड, बाई आयरन पायराइड। ठीक है, उसके अलावा बाई सल्फर, बाई सल्फर, सल्फर का, यानी कि जितने भी आपके सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है उसका प्रयोग करके हम जो है क्षारीय मृदा को सुधार सकते हैं। देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने अम्लीय मृदा के बारे में बताया था। अम्लीय मृदा में, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए क्या होता है कि अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हम लाइमिंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं, यानी कि चूने का प्रयोग करते हैं, और आपके क्षारीय मृदा सुधारने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो हमने शायद उसमें बताया था कि नहीं बताया है तो प्लीज सुन लीजिए, वहां पर लगे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्षारीय मृदा सुधारने के लिए चूने का या जिप्सम का कंफ्यूजन। तो उसके लिए आप सिर्फ एक ट्रिक याद रखिए कि जब छुआ तब चुआ, जब छुआ तब चुआ। तो जब छुआ का मतलब जा से तो हो गया आपका जिप्सम, और छुआ से आपका छा से हो गया क्षारीय, यानी कि जा से जिप्सम छा से क्षारीय का मतलब है जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदा सुधारने के लिए किया जाता है। और ये जो लिखा है आपका चुआ, चुआ का मतलब यहाँ पर चूने से, और आ का मतलब यहाँ पर अम्लीय से। ठीक है, तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। तो ये ट्रिक आप याद रखिए, जब छुआ तब चुआ। ठीक है, इतनी चीज लगभग आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये चीजें आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए ताकि आपको बार बार इन चीजों में कठिनाई ना हो। थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, इन चीजों में आपको कठिनाई ना हो। और इसके अलावा जैसे आपका जिप्सम, जो आपका लाइमिंग मटेरियल है, वह दिया था आपका किसने, जो आपका लाइमिंग फैक्टर था वह दिया था आपका शूमेकर नामक वैज्ञानिक ने, जबकि जो जिप्सम फैक्टर होता है वह दिया था आपका सुनवर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? सुनवर नामक वैज्ञानिक ने जिप्सम फैक्टर दिया था। और जिप्सम फैक्टर होता क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि जिप्सम फैक्टर क्या होता है। जिप्सम फैक्टर सुनवर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जिप्सम फैक्टर 1.25 टाइम, 1.25 टाइम का मतलब है कि यदि हमारे खेत में जिप्सम की 10 टन मात्रा का प्रयोग करना है, तो वहां पर हम 10 टन मात्रा की आवश्यकता होती है। जहां पर 10 टन जिप्सम की आवश्यकता है वहां पर हम 10 टन का प्रयोग ना करके 12.5 टन जिप्सम का प्रयोग करते हैं। यह जो है किसने बताया था? सुनवर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले
कि जो आपका जिप्सम फैक्टर होता है वह किसने दिया था, सुनवर ने दिया था, और जो आपका लाइमिंग फैक्टर होता है वह किसने दिया था, शुमेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, केमिकल मेथड के बारे में यहाँ पर हम संपूर्ण चर्चा तो नहीं करेंगे, बिकॉज अभी इसमें और काफी चीजें बकाया हैं। तो इसके लिए हम या तो अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा ज्यादा चीजें कंप्लीट करनी है जिप्सम पायराइट और सल्फर में, क्योंकि ये केमिकल मेथड और ज्यादातर केमिकल मेथड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा डायरेक्टली क्वेश्चन और भी चीजों से पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपका बायोलॉजिकल मेथड होता है, एग्रोनॉमिकल या एग्रोनॉमिस्ट मेथड होते हैं, या अदर मेथड होते हैं। तो उन चीजों को थोड़ा सा जल्दी से कवर कर लेते हैं, और यदि उसमें टाइम मिलेगा तो हम उसी में आपको समझा देंगे। ठीक है, केमिकल मेथड में आपके 3 ही मेथड आते हैं, जो कि अल्कली सॉइल को सुधारने का प्रयास किया जाता है, बाई जिप्सम के द्वारा, बाई आयरन पायराइट के द्वारा, और इसके अलावा बाई सल्फर के द्वारा। किसके द्वारा, बाई सल्फर के द्वारा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। तो बायोलॉजिकल मेथड में हम किसका प्रयोग करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड में हम किसका प्रयोग करते हैं, सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड में पहला नंबर है वह हम प्रयोग करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी का। किसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करते हैं, यानी कि बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया गया था, NBRI नेशनल ब्यूरो ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर, लखनऊ में इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 पर आता है आपका, यानी कि पहले नंबर पे तो ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग किया गया किसमें, बायोलॉजिकल मेथड में, यानी कि ऊसर मृदाओं को सुधारने के लिए, या अल्कली या सैलाइन सॉइल को सुधारने के लिए। यानी कि जो आपका केमिकल मेथड होता है उसमें उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम सैलाइन सॉइल में ही नहीं कर सकते हैं, बाकी जितने भी अदर मेथड होते हैं, जैसे आपका फिजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड या एग्रोनॉमिकल मेथड, तो इन मेथड का प्रयोग तो हम सैलाइन सॉइल में कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड का प्रयोग हम सैलाइन सॉइल में नहीं कर सकते। इतनी बात समझ लीजिए। तो ये जो है आपके सैलाइन सॉइल पर को भी प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो बीजीए का प्रयोग हम सैलाइन सॉइल और अल्कलाइन सॉइल दोनों में कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर 2 पर आता है आपका आरजी मोनो मैक्सिकाना का प्रयोग, आरजी मोनो मैक्सिकाना, शायद आपने पढ़ा होगा वीड साइंस में, आपने एक वीड सुना होगा, आरजी मोनो मैक्सिकाना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सत्यानाशी। क्या कहते हैं, सत्यानाशी, जो कि आपके सरसों के खेत में आपने देखा होगा लगा रहता है, जिसमें कांटे होते हैं, पीले कलर के फूल होते हैं और बाहर से कांटे निकले हुए होते हैं, सत्यानाशी। ठीक है, तो इसी का जो इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल सरसों से मिलते हुए होते हैं। तो इसी का एक बार ड्रॉपसी नामक रोग हो गया था, इसके बीज से सल्फर कंटेंट है उसमें आपके ऑयल में मिल गया था, सरसों के ऑयल में मिल गया था इसका बीज, तो जिससे भारी क्षति हुई थी, जिसे ड्रॉपसी नामक रोग कहते हैं। तो यही जो है आपका आरजी मोनो मैक्सिकाना को यदि हम उगा दें अपने खेत में, तो इससे जो है आपकी कुछ ऊसर सॉइल या कह सकते हैं बेसिक सॉइल का सुधार हो सकता है। देखिए ये एक्चुअली में वीड है, लेकिन किसी चीजों के साथ साथ कई चीजें जो उसमें यदि कोई गलत गुण होते हैं तो उनके हम बुरे प्रभावों को ना देखकर उनसे हम कुछ अच्छे गुण ले लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आरजी मोनो मैक्सिकाना का प्रयोग हम वहां पर कर देते हैं, उगा देते हैं अपने खेत में। तो जैसे ही हम आरजी मोनो मैक्सिकाना को उगाते हैं तो वहां पर जो है हमारी कुछ मृदा जो है वह सुधर जाती है। ठीक है, इसके अलावा यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, नंबर 3 पर आता है आपका यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर का मतलब है जितने भी आपके जैव उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग हम यहाँ पर कर देते हैं, तो आपकी ऊसर मृदा या बेसिक सॉइल होती है वह कुछ सुधर जाती है। तो यहाँ पर आपकी 3 मेथड हो गए, एक तो हो गया आपका फिजिकल या मैकेनिकल मेथड, बात एक ही होती है फिजिकल मेथड हो या मैकेनिकल मेथड हो, यानी कि फिजिकल मेथड को हम हिंदी में कहते हैं भौतिक नियंत्रण, और या फिर मैकेनिकल मेथड को हम हिंदी में कहते हैं यांत्रिक नियंत्रण। ठीक है, तो फिजिकल मेथड या फिर मैकेनिकल मेथड, केमिकल यानी कि रासायनिक विधि, और बायोलॉजिकल मतलब जैविक विधि। ठीक है, तो ये 3 मेथड हो गए आपके, जिसमें हमने आपको बताया ट्रेंचिंग, फ्लशिंग, स्क्रैपिंग और आपका ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पेन, लीचिंग और ड्रेनेज। इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना, हो सकता है कि इनसे पूछ ले कि जो आपका स्क्रैपिंग है वह किस प्रकार के विधि को फॉलो करता है, तो वहां पर आपको दे देगी केमिकल मेथड है, या फिर जो है यह आपके बायोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत आता है, या आपके फिजिकल मेथड के अंतर्गत आता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना। और यहाँ पर देखिए फिजिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि जब आप किसी ना किसी रूप से यंत्रों को बीच में लाते हैं,
यंत्रों का उसमें कहीं ना कहीं इंटरवेंशन होता है, किसी ना किसी यंत्र को, जैसे आप करेंगे, जैसे आप स्क्रैपिंग करेंगे तो किसी ना किसी यंत्र को ही तो ले जाएंगे, ठीक है। फ्लशिंग करेंगे तो उसमें किसी ना किसी यंत्र की तो आवश्यकता होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ट्यूबवेल होता है, यानी कि सबमर्सिबल पंप होते हैं, तो इनका जो भी आपके ट्रेंच खोदने के लिए, खाई खोदने के लिए हमें किसी ना किसी यंत्र की तो आवश्यकता होगी। तो जहां पर यंत्रों का इंटरवेंशन होता है, यंत्रों का इंटरवेंशन होता है, वह आपके फिजिकल या मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत आते हैं। जहां पर हम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, केमिकल मेथड आते हैं। जहां पर हम बायोलॉजिकल मेथड का मतलब है किसी एक जीव से दूसरे जीव के द्वारा, यानी कि किसी एक जीव के द्वारा जब हम इसका किसी का हम यदि नियंत्रण करते हैं, किसी एक जीव के द्वारा, किसी बायो लिविंग बींग्स के द्वारा जब हम नियंत्रण करते हैं, तो वो बायोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो है आपके 3 मेथड थे। अब देखिए इसके अलावा कुछ मेथड और हैं, जैसे हम आपको बता दें कि एग्रोनोमिस्ट मेथड, तो इसको थोड़ा सा देख लेना और वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, अच्छा रहेगा। और या चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 1, अगले नंबर 4 पर आता है एग्रोनोमिस्ट, एग्रोनोमिस्ट मेथड। एग्रोनोमिस्ट मेथड या फिर इसे हम कह सकते हैं सॉइल मैनेजमेंट, या फिर हम इसे कहते हैं सॉइल मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट मेथड, मैनेजमेंट मेथड, ठीक है। तो कौन से होते हैं इसमें? नंबर 1 पर आता है आपका यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर। कौन से फर्टिलाइजर? यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर, यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर। एसिडिक फर्टिलाइजर का हम प्रयोग करते हैं, एसिडिक फर्टिलाइजर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नंबर 2 पर आता है, यानी कि ऐसे उर्वरकों का प्रयोग करें जो कि आपके अम्लीय गुण रखते हो, अम्लीय गुण रखते हो, ऐसे उर्वरक अम्लीय गुण रखते हो। तो वो कैसे होते हैं? आपके जो है आपकी जो क्षारीय मृदा या सैलाइन सॉइल होती है उसको सुधारने के काम में लिए जाते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर आता है आपका स्पेशल टिलेज ऑफ प्लाविंग, स्पेशल टिलेज, स्पेशल टिलेज। टिलेज माने होता है, टिलेज का मतलब होता है भू परिष्करण। स्पेशल टिलेज ऑफ प्लाविंग, प्लाविंग का मतलब जुताई करना, ठीक है। तो जो आपके स्पेशल टिलेज कर देते हैं, भू परिष्करण कर देते हैं, किसके द्वारा? प्लाविंग कर देते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर आता है आपका इरिगेशन, इरिगेशन कर देते हैं। और नंबर 4 पर आता है आपका क्रॉप रोटेशन को अपना लेते हैं। क्रॉप रोटेशन को यदि हम अपना लेते हैं तो जो है आपकी, यानी कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो कि क्षारीय गुण रखती हैं, क्षारीय गुण रखती हैं, और कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो अम्लीय गुण रखती हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, एक दूसरे के, यदि हम क्रॉप रोटेशन को अपनाएंगे, तो हम क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो है आपकी जो फसलें होती हैं, जो आपकी मृदा होती है, वह कहीं ना कहीं उनके गुणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि उनमें क्षारीय तत्व पाए जाते हैं तो उनको वह एब्जॉर्ब कर लेगी। यदि हम लगातार क्षारीय तत्वों की, क्षारीय गुण रखने वाली फसलों को यदि हम लगातार अपने खेत में उगाते रहेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो मृदा है वह क्षारीय हो जाएगी। और यदि हमारी मृदा क्षारीय है या लवड़ी है, तो ऐसे तत्वों वाली फसलों को बोएं जो कि अम्लीय गुण रखती हो। यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर, ठीक है, क्रॉप रोटेशन को अपना दें। तो अम्लीय गुण रखने वाली फसलों के बाद हम क्षारीय गुण रखने वाली फसलें, या फिर क्षारीय गुण रखने वाली फसलों के बाद हम अम्लीय गुण रखने वाली फसलों को अपना उगा देते हैं। तो हमारा जो क्रॉप रोटेशन होता है, जो हमारी सॉइल होती है, वह अम्लीय, क्षारीय, लवड़ी होने से बच जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है ग्रोइंग ऑफ साल्ट रेसिस्टेंस क्रॉप। नंबर 5 पर आता है ग्रोइंग ऑफ सॉल्ट रेसिस्टेंट क्रॉप, सॉल्ट रेसिस्टेंट क्रॉप, ठीक है। तो जो आपकी सॉल्ट रेसिस्टेंस का मतलब होता है लवण सहिष्णु फसलें, जो आपकी लवण सहिष्णु फसलें होती हैं उनको हम उगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना होगा, जो आपकी राइस की एक प्रजाति होती है लूनीश्री, राइस की एक प्रजाति होती है लूनीश्री, जो कि आपकी सैलिनिटी के प्रति सहिष्णु होती है, मतलब रेसिस्टेंस पावर रखती है। तो यदि आपकी जो आपकी लवणीय भूमियों में उगाने के लिए जो आपकी राइस की एक प्रजाति होती है जिसका नाम होता है लूनीश्री, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम फसलों को ग्रो करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो फसलें हैं या आपकी जो मृदा है वह सुधर जाए। तो ये आपके एग्रोनोमिस्ट मेथड, या फिर इसे हम कह सकते हैं सॉइल मैनेजमेंट मेथड होते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर आता है अदर मेथड के बारे में। अदर मेथड के बारे में भी जान लेते हैं।
कि अदर मेथड में क्या होता है। तो अदर मेथड में नंबर 1 पर हम यूज ऑफ छाछ, आपने छाछ सुनी होगी, छाछ का प्रयोग कर देते हैं। नंबर 2 पर यूज ऑफ सीरा, यूज ऑफ सीरा, सीरे का प्रयोग कर देते हैं। और सीरे का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर डॉक्टर नील रतन धर, नील रतन धर ने किया था। जो आपका सीरा होता है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, डॉक्टर नील रतन धर ने किया था। और नंबर 3 पर आता है आपका नेहरू, नेहरू इलेक्ट्रो, नेहरू इलेक्ट्रो कल्चर मेथड, नेहरू इलेक्ट्रो कल्चर मेथड। ठीक है, तो आपका नेहरू इलेक्ट्रो कल्चर मेथड है, यह डॉक्टर नेहरू ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर नेहरू ने सर्वप्रथम इस मेथड को अपनाया था। तो हो सकता है यहाँ पर पूछ ले कि आपका यूज ऑफ छाछ जो है वह किस मेथड के अंतर्गत आता है, या फिर जो आपका यूज ऑफ सीरा है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर नील रतन धर ने किया था। नेहरू इलेक्ट्रो कल्चर मेथड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किया था डॉक्टर नेहरू ने। ठीक है, उसके अलावा जो आपके ये मेथड हमने आपको बता दिए, तो इनसे जो है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी, लगभग आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कुछ मेथड आपका बचता है, वह जो है आपका क्या है, कुछ चीजें इसमें रह जाती हैं, जैसे जिप्सम में कौन से तत्व पाए जाते हैं, जैसे CaSO4 इंटू 2H2O जो होता है वह किस प्रकार से होता है, और जो है इसका क्या क्या कंपाउंड होता है जिप्सम का, इसके बारे में बात करेंगे। यह किस किस से क्रिया करके कौन सा तत्व बनाता है, तो जो आपका जिप्सम होता है इसके बारे में, आयरन पायराइड के बारे में, और आपका सल्फर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में महत्वपूर्ण विस्तार से बात करेंगे कि क्या होता है इसमें जो है सल्फर कंटेनिंग, और कैल्शियम कितना पाया जाता है, सल्फेट कितना, सल्फर कितना पाया जाता है, जल कितना पाया जाता है। इन सभी चीजों के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यदि हम इसी वीडियो में इसको हम इंक्लूड कर दें तो क्या होगा कि वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग भी थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अगली वीडियो इसके लिए देते हैं। तो इतना था हमारा आज का जो आपका रिक्लेमेशन होता है, वह इस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो भी आपकी बची हुई चीजें होंगी वह हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे, और उसके बाद लगभग 2 वीडियो या 3 वीडियो में ही आपका पूरा ये आपका जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड वेस्टलैंड वाला जो टाइटल है वह लगभग कंप्लीट हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट। ठीक है, तो और इसके अलावा इसमें बचेगा आपका वही वेस्टलैंड बचेगा, सो लगभग 1 या 2 वीडियो में हम उसको भी कवर कर देंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 या 3 दिन और लगेंगे, पूरा कम सब्जेक्ट जो होगा वह कंप्लीट हो जाएगा, और इसी प्रकार से जल्द हम आपका पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।